कहानी की शुरुआत सन 1940 से होती है, जब दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खतरनाक दौर से गुजर रही थी। इसी दौरान हिटलर की जर्मन सेना नॉर्वे पर कब्जा कर लेती है। कई शहर तबाह कर दिए जाते हैं, हजारों लोगों की हत्या कर दी जाती है और जर्मन सेना वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों पर अपना नियंत्रण जमा लेती है। इसलिए 1943 में कुछ नॉर्वेजियन सैनिकों को स्कॉटलैंड भेजा जाता है, जहां ब्रिटिश आर्मी उन्हें खास ट्रेनिंग देती है, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि दुश्मन के एयरबेस और मिलिट्री ठिकानों को कैसे नष्ट करना है और दुश्मन की नजरों से बचकर खुफिया जानकारी कैसे पहुंचानी है। इसके बाद 12 नॉर्वेजियन सैनिकों को एक सीक्रेट मिशन के लिए चुना जाता है, जिसका नाम ऑपरेशन मार्टिन रेड था। जल्द ही ये 12 सैनिक नाव के जरिए नॉर्वे पहुंचते हैं, लेकिन नॉर्वे पहुंचने के कुछ ही दिन बाद जर्मनों को उनके मिशन की भनक लग गई और एक जर्मन मिलिट्री शिप उनकी नाव को घेर लेती है। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। कुछ सैनिक मिशन से जुड़ी गुप्त जानकारी दुश्मन के हाथ लगने से बचाने के लिए कम्युनिकेशन उपकरणों को आग लगाकर समुद्र में कूद जाते हैं। इसी दौरान एक सैनिक का पैर रस्सी में फंस जाता है, लेकिन वो अपना जूता उतारकर खुद को बचा लेता है। आखिरकार जर्मन सैनिक 11 नॉर्वेजियन सैनिकों को पकड़ लेते हैं, लेकिन जॉन नाम का एक सैनिक बच निकलता है। छिपकर बैठे जॉन की नजर उस बैग पर पड़ती है जिसमें मिशन पर आए सभी 12 सैनिकों की गुप्त जानकारी मौजूद थी। लेकिन इससे पहले कि वो बैग तक पहुंच पाता, वो जर्मन सैनिकों के हाथ लग जाता है। अब जॉन वहां से भागने लगता है, लेकिन जर्मन सैनिक उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। जवाबी फायरिंग में जॉन 2 जर्मन सैनिकों को मार गिराता है, मगर एक गोली उसके पैर में लग जाती है। उसके खून के निशानों का पीछा करते हुए जर्मन सैनिक लगातार उसके करीब पहुंच रहे थे। तब जॉन उन्हें भ्रमित करने के लिए कई अलग अलग फुटप्रिंट्स बना देता है और किसी तरह वहां से निकल जाता है। कई घंटों बाद अंधेरा हो जाता है और वो एक नदी तक पहुंचता है। नदी लगभग जम चुकी थी, लेकिन जॉन जानता था कि पकड़े जाने पर उसे दर्दनाक मौत दी जाएगी। इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना बर्फ जैसी ठंडी नदी को पार करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जर्मन सैनिक फ्लेयर गन और टॉर्च की रोशनी में उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन जब एक जर्मन अधिकारी को पता चलता है कि जॉन इस जमा देने वाली नदी में उतर चुका है, तो वो तलाश रोक देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि इतनी भयानक ठंड में कोई इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच सकता। दूसरी तरफ जॉन किसी तरह उस नदी को पार कर लेता है, लेकिन ठंड की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। तभी उसे एक नाव पर नॉर्वे के एक कपल दिखाई देते हैं। उसकी हालत देखकर उन्हें उस पर दया आ जाती है और वे उसे अपने घर ले आते हैं। वहां उसे गर्म कपड़े, खाना और उसका इलाज किया जाता। कुछ देर बाद जॉन उन्हें अपने मिशन के बारे में सब सच बताते हुए कहता है कि उसके बाकी 11 साथी जर्मनों के हाथों पकड़े जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जर्मन ऑफिसर कर्ट पकड़े गए 11 नॉर्वेजियन सैनिकों की पूछताछ शुरू करता है। जब उसे पता चलता है कि एक सैनिक गायब है, तो वो तुरंत उसके बारे में पूछता है। जर्मन लेफ्टिनेंट उसे बताता है कि इतनी ठंड में वो जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन कर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो साफ कहता है कि जब तक 12वें आदमी की लाश नहीं मिल जाती, तब तक उसकी तलाश जारी रहेगी। इसके बाद कर्ट मिशन बैग से मिली डॉक्यूमेंट से सबकी पहचान करता है, लेकिन उस फोटो में जॉन का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो पूरे इलाके में तलाशी का आदेश दे देता है। साथ ही मेडिकल, नर्सों और संदिग्ध घरों पर भी नजर रखी जाने लगती है। वही वो कपल जॉन को एक बूढ़ी औरत तक पहुंचाता है जो पहले नर्स रह चुकी होती है। वो उसके घायल पैर की मरहम पट्टी करती है और एक ऐसे आदमी का पता देती है जो आगे उसके मिशन में मदद कर सकता था। लेकिन तभी कुछ जर्मन सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। जॉन तुरंत छिप जाता है, जबकि बूढ़ी औरत उन्हें कोई जानकारी नहीं देती और आखिरकार वे खाली हाथ लौट जाते हैं, जिसके तुरंत बाद जॉन भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर पकड़े गए नॉर्वेजियन सैनिकों को इतनी बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा था कि उनके नाखूनों तक में कीलें ठोक दी गई थीं। फिर भी उन्होंने अपने मिशन और जॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। इसी बीच कर्ट पर दबाव डाला जाता है कि वो 12वें आदमी को मृत घोषित कर दे, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे जॉन के जिंदा होने का शक था और अपने शक को पक्का करने के लिए वो कुछ घायल कैदियों को बर्फीले पानी में उतारकर उनकी सहन शक्ति परखता है। लेकिन जब उसे इससे भी तसल्ली नहीं मिलती, तो वो खुद उस जमा देने वाले पानी में उतर जाता है। पूरे 30 मिनट तक ठंड सहने के बाद वो जिंदा बाहर निकलता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जॉन अभी भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ जॉन कई दिनों तक बर्फीले पहाड़ों, तेज हवाओं और मुश्किल रास्तों को पार करते हुए बूढ़ी नर्स के दिए हुए पते पर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक कपल और उनकी छोटी बेटी से होती है। जॉन उन्हें अपने मिशन और अपने साथियों के बारे में सब कुछ बता देता है।
तब उस घर की महिला उसे बताती है कि उसकी बहन जर्मन हॉस्पिटल में नर्स है और उसके मुताबिक जर्मन सैनिक पकड़े गए नॉर्वेजियन कैदियों को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, जिससे कई सैनिकों की हालत बेहद गंभीर है और कुछ की तो मौत भी हो चुकी है। ये सुनकर जॉन पूरी तरह टूट जाता है। इसी दौरान उनकी छोटी बेटी जॉन के पास आती है और उसे अपने हाथों से बनाया हुआ एक नक्शा देती है और उसे स्वीडन पहुंचने का रास्ता समझाने लगती है। बच्ची का प्यार और भरोसा देखकर जॉन वो नक्शा अपने पास रख लेता है। बाद में वो सावधानी के तौर पर उस पर मौजूद बच्ची का नाम और पहचान मिटा देता है, ताकि अगर नक्शा जर्मनों के हाथ लग जाए तो बच्ची को किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। वही हॉस्पिटल में जब नर्स उस सोल्जर को बताती है कि तुम्हारा साथी जॉन अब भी जिंदा है, तो वो खुशी खुशी अपने प्राण त्याग देता है। और जब लगातार नॉर्वेजियन सैनिकों को टॉर्चर करने के बाद भी कर्ट को जॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, तो जिंदा बचे सभी सैनिकों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। वे समझ चुके थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, फिर भी कोई अपना मुंह नहीं खोलता। इसके बजाय वे देशभक्ति के गीत गाने लगते हैं। इसलिए अगले ही पल जर्मन सैनिक उन पर फायरिंग कर देते हैं और सभी सैनिक अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। इसके बाद एक अधिकारी कर्ट को बताता है कि नॉर्वे के लगभग हर घर, मेडिकल पॉइंट और संदिग्ध जगह की तलाशी ली जा चुकी है, लेकिन 12वीं मैन का कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए तुम्हें सभी 12 सैनिकों को मृत घोषित करके रिपोर्ट बर्लिन भेज देनी चाहिए। लेकिन कर्ट ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने गलत रिपोर्ट भेजी तो सच सामने आने पर हिटलर उसे जान से मरवा देगा। उधर जॉन आगे बढ़ते बढ़ते एक मछुआरे के घर पहुंच जाता है और उससे स्वीडन की सीमा तक पहुंचाने की मदद मांगता है। काफी सोच विचार के बाद मछुआरा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सफर के दौरान वो जॉन के पैर के बिगड़ते हुए घाव को देखता है और उसे एक अखबार दिखाता है जिसमें कर्ट की तस्वीर छपी थी। वो जॉन को बताता है कि ये जर्मन अधिकारी अब भी उसे पागलों की तरह तलाश कर रहा है और उसका रिकॉर्ड रहा है कि आज तक कोई भी कैदी उसकी पकड़ से बचकर भाग नहीं पाया। आखिरकार मछुआरा जॉन को सीमा के नजदीक छोड़ देता है। जाने से पहले वो उसे गर्म कपड़े, खाना, स्की और कुछ जरूरी सामान देता है। इसके बाद जॉन बर्फीले पहाड़ों और जमे हुए मैदानों को पार करते हुए स्वीडन की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ कई महीनों की तलाश के बाद कर्ट को भी लगने लगता है कि शायद 12th मैन अब मर चुका है। इसलिए वो आखिरकार सभी 12 सैनिकों की डेथ रिपोर्ट तैयार करके बर्लिन भेज देता है। उधर जॉन लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक गांव के पास पहुंचते ही उसकी नजर वहां तैनात जर्मन सैनिकों पर पड़ती है। वो बिना रुके स्की करते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घायल पैर की वजह से अचानक फिसलकर गिर जाता है। तभी कर्ट उसके पास आ जाता है और ताना मारते हुए कहता है, मुझे लगा था नॉर्वेजियन लोग स्कीइंग में काफी अच्छे होते हैं। जॉन बस सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद कर्ट को एहसास होता है कि ये आदमी वही फरार 12th मैन हो सकता है। पर जब तक वो उसे रोकने की कोशिश करता, तब तक जॉन काफी दूर निकल चुका होता है। कर्ट तुरंत अलर्ट जारी कर देता है और जर्मन फाइटर उसकी तलाश में भेज दिए जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक फाइटर प्लेन जॉन को ढूंढ लेता है और उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन जॉन फायरिंग से बचते हुए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता रहता है। तभी गोलियों की वजह से पहाड़ों पर जमी बर्फ खिसकने से एक भयानक एवलांच उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका बर्फ की धुंध से भर जाता है और जॉन उसी एवलांच की चपेट में आकर बर्फ के नीचे दब जाता है। फाइटर पायलट ये देखकर यकीन कर लेता है कि जॉन अब मर चुका है और वहां से वापस लौट जाता है। कई घंटों बाद जब जॉन को होश आता है तो उसका शरीर गंभीर चोटों से भरा हुआ था। आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और ठंड की वजह से उसकी उंगलियों के नाखून तक गिरने लगे थे, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अब भी जिंदा थी। वो किसी तरह खुद को बर्फ से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उधर कर्ट को खबर दी जाती है कि 12th मैन इस हमले में मारा जा चुका है, लेकिन कर्ट तुरंत एक सर्च टीम भेजता है और जॉन की लाश ढूंढकर लाने का आदेश देता है। जब सैनिक वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ जॉन की टूटी हुई स्कीज, कुछ सामान और एक नक्शा मिलता है जो छोटी बच्ची ने उसे दिया था, जिसका नाम जॉन पहले ही नक्शे से फाड़ चुका था, जिससे कर्ट का शक यकीन में बदल जाता है कि जॉन अभी भी जिंदा है। इसलिए वो पूरे इलाके में दोबारा तलाशी शुरू करने और घर घर जाकर पूछताछ करने के आदेश देता है। दूसरी तरफ जॉन लगातार आगे बढ़ता रहता है। ठंड और चोटों की वजह से उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानता। आखिरकार वो एक गांव के पास पहुंच जाता है। उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से वो अनजाने में सीधा उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां जर्मन उसकी तलाश कर रहे थे। तभी मैरियस और उसकी बहन मारिया की नजर जॉन पर पड़ती है।
उसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि जॉन सीधे जर्मनों की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन किस्मत से जर्मन सैनिक वहां से निकल जाते हैं और उनके जाते ही मैरियस और मारिया दौड़कर जॉन को तुरंत घर ले आते हैं। जॉन की उंगलियां सड़ने लगी थीं और उसकी आंखें सूज चुकी थीं, इसलिए तुरंत उसका इलाज किया जाता है। कुछ दिनों बाद जब जॉन को होश आता है तो उसकी हालत पहले से बेहतर थी और उसे फिर से दिखाई देने लगा था। मारिया हर समय उसकी देखभाल करती रहती है और उसके इलाज में लगी रहती है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनों को मारिया के घर के आसपास जॉन का टोपा मिल जाता है, जिसे कर्ट पहचान लेता है क्योंकि 1 हफ्ते पहले उसने यही टोपा उठाकर जॉन को दिया था। इसलिए वो तुरंत मारिया के घर पहुंच जाते हैं। कर्ट को शक था कि जॉन इसी इलाके में कहीं छिपा हुआ है, इसलिए कर्ट उनके घर के अंदर तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे उसी जगह की तरफ बढ़ने लगता है जहां जॉन छिपा हुआ था, जिससे मैरियस और मारिया दोनों घबरा जाते हैं। अंदर जॉन भी अपनी बंदूक हाथ में लेकर तैयार हो जाता है। तभी अचानक कर्ट की वर्दी का बटन टूटकर नीचे गिर जाता है, जो उसे हिटलर की तरफ से सम्मान के रूप में मिला था। कर्ट रुक जाता है, बटन साफ करके उसे वापस रख लेता है और कुछ न मिलने पर वहां से चला जाता है। जर्मन सैनिकों के जाते ही मैरियस और मारिया समझ जाते हैं कि अब जॉन को यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे अपने कुछ भरोसेमंद साथियों की मदद से उसे एक स्लेज पर लिटाकर नदी उस पार एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। वहां मैरियस उसे कपड़े, खाना और जरूरी सामान देता है। वो जॉन से कहता है कि जल्द ही वे उसे स्वीडन बॉर्डर पार करवाने का रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन तब तक उसे यहीं छिपकर रहना होगा। दिन गुजरने लगते हैं और जॉन इस सुनसान जगह पर पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। दर्द, ठंड और लंबे अकेलेपन का असर अब उसके दिमाग पर भी पड़ने लगता है। उसे अजीब सपने और भ्रम दिखाई देने लगते हैं। कभी उसे लगता है कि जर्मन सैनिक उसे ढूंढ चुके हैं, तो कभी वो खुद को डांस करते हुए देखता है। कई हफ्ते इसी तरह गुजर जाते हैं। एक रात जॉन सपना देखता है कि उसके पैर का संक्रमण पूरी टांग तक फैल चुका है। डर कर जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि उसकी उंगलियां सचमुच सड़ने लगी थीं और घाव से बदबू आने लगी थीं। जॉन समझ जाता है कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो वो अपनी पूरी टांग खो सकता है, इसलिए वो खुद को मजबूत करता है और मैरियस के दिए हुए चाकू से अपनी संक्रमित उंगलियां काटने लगता है। दर्द इतना भयानक होता है कि वो चीख उठता है और आखिरकार बेहोश हो जाता है। करीब 10 दिन बाद मैरियस अपने कुछ साथियों के साथ वापस लौटता है। वो जॉन को बेहोश हालत में पाता है। इसके बाद वे लोग जॉन को पूरी तरह ढककर एक स्लेज पर लिटाते हैं और उसे वहां से निकालकर दूसरी सुरक्षित जगह ले जाने लगते हैं। रास्ते में अचानक एक जर्मन एयरक्राफ्ट उनके ऊपर मंडराने लगता है। ये देखकर सभी लोग तुरंत छिप जाते हैं। एयरक्राफ्ट के चले जाने के बाद वे उसे पहाड़ के ऊपर मौजूद एक और गुप्त जगह तक पहुंचते हैं। वहां मैरियस जॉन को बताता है कि जल्द ही उसका एक दोस्त आएगा जो उसे स्वीडन की सीमा पार करवाने में मदद करेगा। तब तक उसे यहीं इंतजार करना होगा। जॉन उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि वो उनकी मदद कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद मैरियस और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। जॉन उस पत्थर के नीचे अकेला अपने मददगारों का इंतजार करता रहता है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आता। ऊपर से तापमान -25 डिग्री तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे उसके आसपास बर्फ जमने लगती है। अब जॉन को भी लगने लगता है कि शायद कोई उसे लेने नहीं आने वाला। उधर मैरियस और मारिया ये सोचकर निश्चिंत थे कि जॉन अब तक स्वीडन की सीमा पार कर चुका होगा। तभी वहां एक आदमी पहुंचता है। ये वही शख्स था जिसे जॉन को बॉर्डर पार करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो 4 दिन बाद यहाँ आकर बताता है कि उसने जॉन को हर जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। ये सुनते ही मैरियस को एहसास होता है कि शायद वे लोग जॉन को किसी गलत पत्थर के नीचे छोड़ आए हैं। ये बात सुनकर मारिया घबरा जाती है और मैरियस अपनी एक नर्स दोस्त के साथ तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। जब वे उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जॉन पूरी तरह बर्फ में दब चुका है। वे जल्दी जल्दी बर्फ हटाने लगते हैं, लेकिन जॉन के शरीर में कोई हरकत नहीं होती। उसे देखकर लगता है कि शायद वो मर चुका है। ये देखकर मैरियस की आंखें भर आती हैं, लेकिन तभी अचानक जॉन हल्के से आंखें खोलता है। ये देखकर दोनों की जान में जान आ जाती है। वे तुरंत उसे बाहर निकालते हैं, गर्म सूप और खाना देते हैं ताकि उसके शरीर में थोड़ी ताकत वापस आ सके। इसके बाद वो जॉन से वादा करते हैं कि जल्द ही हमारा आदमी तुम्हें यहाँ से निकाल लेगा, और वहां से गांव आ जाते हैं। मैरियस गांव लौटकर मारिया को बताता है कि जॉन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर मारिया बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि इस दौरान वो जॉन को पसंद करने लगी थी। कुछ ही समय बाद कुछ लोग जॉन के पास पहुंचते हैं और उसे स्लेज पर लिटाकर स्वीडन बॉर्डर की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन सफर के दौरान तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं और जॉन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक गुफा के अंदर पाता है। वो तुरंत नेल्सन से पूछता है, क्या हम स्वीडन पहुंच गए?
लेकिन नेल्सन बताता है कि फिलहाल बॉर्डर पार करना नामुमकिन है क्योंकि कर्ट ने वहां जर्मन सैनिकों की संख्या काफी बढ़ा दी है। ये सुनकर जॉन गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि अगर वो जल्द बॉर्डर पार नहीं कर पाया तो उसके साथियों की कुर्बानी बेकार चली जाएगी और उसके पास मौजूद महत्वपूर्ण जानकारी कभी स्वीडन तक नहीं पहुंच पाएगी। नेल्सन उसे भरोसा दिलाता है कि वे जल्द ही कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें यहीं छिपकर इंतजार करना होगा। जॉन की हालत देखकर वो उसकी बंदूक भी अपने पास रख लेता है ताकि वो निराश होकर खुद को खत्म ना कर ले। उधर कर्ट जर्मन मिलिट्री की तरफ से मिले अवार्ड्स देख रहा होता है जो उसे 12 नॉर्वेजियन सैनिकों को पकड़ने पर मिले थे। उन्हें देखते ही उसे फिर से जॉन याद आ जाता है। वो गुस्से में बाहर निकलता है और कसम खाता है कि किसी भी कीमत पर 12th मैन को ढूंढ निकालेगा। इधर गुफा में छिपे छिपे जॉन को 6 दिन बीत जाते हैं जहां उसकी काफी देखभाल की जाती है, लेकिन इस दौरान उसके पैर का संक्रमण और ज्यादा फैलने लगता है। इसलिए नेल्सन एक डॉक्टर को वहां लेकर आता है और जांच के बाद डॉक्टर संक्रमित हिस्से को काटकर अलग कर देता है, जिसके कुछ दिनों बाद उसकी हालत में सुधार आने लगता है। कुछ समय बाद नेल्सन और डॉक्टर वापस आते हैं और जॉन को बताते हैं कि आखिरकार बॉर्डर पार करवाने का इंतजाम हो गया है। ये सुनकर जॉन के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आ जाती है। वो खुशी खुशी डॉक्टर द्वारा लाया गया केक खाता है। इसके बाद उसे फिर से स्लेज पर लिटाया जाता है। जाने से पहले नेल्सन उसकी बंदूक वापस करता है और वो जॉन को लेकर स्वीडन के बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही घर पर मारिया को याद आता है कि उसने जॉन को अपना एक रुमाल दिया था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसे डर सताने लगता है कि कहीं वो रुमाल उस कॉटेज में तो नहीं छूट गया जहां जॉन को छिपाया गया था। इसलिए वो और मैरियस तुरंत वहां पहुंचते हैं। सौभाग्य से उन्हें रुमाल मिल जाता है, लेकिन उसी समय जर्मन सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। कर्ट भी वहां आ जाता है और उसे तलाशी के दौरान दीवार में फंसा जॉन के पैर का कटा हुआ अंगूठा मिल जाता है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि जॉन वहीं छिपा हुआ था। इसके बाद जर्मन सैनिक मैरियस और मारिया को बुरी तरह पीटते हैं और उनसे जॉन के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन दोनों अपना मुंह नहीं खोलते। दूसरी तरफ जॉन को बॉर्डर के नजदीक पहुंचा दिया जाता है। वहां हजारों रेंडियर मौजूद थे और जर्मन सैनिकों की चौकियां भी लगी हुई थीं। योजना के मुताबिक जॉन की स्लेज को एक ताकतवर रेंडियर के पीछे बांध दिया जाता है ताकि वो झुंड के बीच छिपकर स्वीडन की तरफ निकल सके। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है। रेंडियर की भारी संख्या की वजह से जर्मन सैनिक जॉन को देख नहीं पाते, लेकिन जैसे ही वो सीमा के करीब पहुंचता है, अचानक स्लेज की रस्सी खुल जाती है। स्लेज पलट जाती है और जॉन दूर जाकर गिरता है। इस हादसे में उसे फिर गंभीर चोट लगती है और इसी पल जर्मन सैनिकों की नजर उस पर पड़ जाती है। इसलिए जॉन तेजी से खुद को घसीटकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा लेता है। जॉन अच्छी तरह जानता था कि अगर वो जर्मनों के हाथ लग गया तो उसे भयानक यातनाएं देकर मार दिया जाएगा। इसलिए वो फैसला कर लेता है कि दुश्मनों की कैद में जाने के बजाय वो खुद अपनी जान ले लेगा। लेकिन तभी उसके सामने वही रेंडियर आकर खड़ा हो जाता है जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाया था। उधर जर्मन सैनिक भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए जॉन तुरंत हिम्मत जुटाकर खुद को दोबारा स्लेज से बांधता है और हवा में एक गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही रेंडियर पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। जर्मन सैनिक लगातार उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ देती है और उसे एक भी गोली नहीं लगती और पूरी रफ्तार से बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगता है। जर्मन सैनिक उसका पीछा करते रहते हैं, लेकिन आखिरकार जॉन उनकी आंखों के सामने स्वीडन की सीमा पार करने में कामयाब हो जाता है। खुद को स्वीडन की जमीन पर देखकर जॉन खुशी से चीख उठता है। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत और जिंदा रहने की जिद आखिरकार उसे आजादी तक ले आई थी। कुछ ही देर बाद स्वीडिश सैनिक वहां पहुंचते हैं। उसकी हालत देखकर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। उधर जर्मन सैनिक कर्ट को खबर देते हैं कि जॉन अभी भी जिंदा है और स्वीडन बॉर्डर पार करने में कामयाब हो गया है। ये सुनकर कर्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अपने पूरे करियर में वो पहली बार किसी कैदी को पकड़ने में नाकाम रहा था। दूसरी तरफ मैरियस और मारिया को जब जॉन के सुरक्षित पहुंचने की खबर मिलती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। करीब 3 महीने बाद जॉन की हालत काफी हद तक सुधर जाती है। हालांकि इस पूरे संघर्ष में वो अपने पैर की उंगलियां खो चुका था। स्वस्थ होने के बाद वो अपने अधिकारियों और जनरल से मिलता है और जर्मन सेना से जुड़ी सारी गोपनीय जानकारी उन्हें सौंप देता है। जॉन सबकी नजरों में एक सच्चा हीरो बन चुका था। वो आदमी जिसने तमाम मुश्किलों, यातनाओं, बर्फीले तूफानों और जर्मन सेना के लगातार पीछा करने के बावजूद हार नहीं मानी थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और जर्मनी को करारी हार का सामना करना पड़ता है। इसके 2 साल बाद
1947 में कर्ट को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराकर मौत की सजा दे दी जाती है। वहीं जॉन को नॉर्वे के प्रतिष्ठित ब्रेवरी अवार्ड समेत कई सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। लेकिन जॉन हमेशा कहता था कि ये सम्मान सिर्फ उसका नहीं है, ये उन सभी लोगों का था जिन्होंने उसकी मदद की थी। मैरियस, मारिया, वे सभी बहादुर लोग जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे छिपाया, और यहाँ तक कि वो रेंडियर भी, जिसने आखिरी वक्त पर उसे सीमा पार करवाने में मदद की। नॉर्वे की आज़ादी के बाद जॉन ने अपना बाकी जीवन शांति से बिताया, और इसी के साथ ये सच्ची और प्रेरणादायक कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।